कैसे हैं आप लोग? आई बिलीव आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने होमवर्क करके आए होंगे। ठीक है, और अगर होमवर्क नहीं किया है तो पहले होमवर्क करना और फिर ये आज का लेक्चर देखना। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा लेक्चर 5 है। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग लेवल यहाँ से बढ़ाएंगे। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने होमवर्क दिया था तो होमवर्क को पहले कंप्लीट करते हैं। आपका आंसर चेक करना मैच हो रहा है क्या मेरे आंसर के साथ। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में मैंने ये केसेस क्लास में करवाए थे और ये लास्ट केस मैंने होमवर्क दिया था। ये स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। ठीक है, जब भी क्वांटिटी चेंज होती है, हमने लास्ट क्लास में देखा था पीवीआर कब चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब क्वांटिटी आउटपुट यूनिट्स चेंज होता है तो पीवीआर चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है? क्योंकि जब आउटपुट चेंज होता है तो सेल्स का अमाउंट और वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट दोनों सेम परसेंटेज से चेंज होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर चेंज होती है तब सेलिंग प्राइस तब पीवीआर चेंज होता है। ठीक है, बीईपी आउटपुट या यूनिट्स चेंज होने से बीईपी चेंज नहीं होगा। राइट, बीईपी तभी चेंज होता है जब फिक्स कॉस्ट या पीवीआर चेंज हो रहा है। हाँ, बीईपी अब कब चेंज होगा? तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर चेंज हो रहा है तो पीवीआर चेंज होता है, और पीवीआर चेंज हुआ तो बीईपी चेंज होता है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट अगर चेंज हुआ तब भी बीईपी चेंज होगा क्योंकि बीईपी के फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट आता है। ठीक है, फिर हमने दो इलस्ट्रेशन किए थे लास्ट क्लास में, इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 1 थोड़ा सा इजी था क्योंकि इसमें हमको यूनिट्स दिए थे, सेलिंग प्राइस 10 रुपए दिया था, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए दिया था। ठीक है, तो अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो हमको पता था कि किस में चेंजेस करना है, लेकिन इलस्ट्रेशन 2 में हमको पता ही नहीं है कि क्या चेंज करना है। हाँ, किसमें चेंज करना है वो दिया है क्वेश्चन में, लेकिन यूनिट्स अगर चेंज करना है तो यूनिट्स ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने ये इलस्ट्रेशन के लिए आपको 3 रूल बताए थे। ठीक है, ये 3 रूल आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ये आपको आगे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम में आएगा, अकाउंट्स में भी कहीं कहीं काम में आएगा, और फाइनल में तो आपको डेफिनेटली काम में आएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 याद रखना, जब भी आउटपुट चेंज हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो फिर सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों की अमाउंट उतने परसेंटेज से चेंज करना। जब मैं चेंज बोलूंगा तो वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यूनिट्स 10% से इंक्रीज हो रहा है तो इन दोनों को आप 10% से इंक्रीज कर दो। यूनिट्स अगर 10% से डिक्रीज हो रहा है, इन दोनों को 10% से डिक्रीज कर दो। ठीक है, रूल नंबर 2, अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सिर्फ सेल्स को इंक्रीज करना, सेल्स के अमाउंट को। रूल नंबर 3, अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट को इंक्रीज करना। ठीक है, चल आ जाओ। अच्छा, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट को चेंज करो। देखो ये 3 बहुत सिंपल है। सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है, सिर्फ सेल्स को चेंज करो। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट को चेंज करो। फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट को चेंज करो। राइट, लेकिन अगर यूनिट्स चेंज होता है तो इन दोनों को आपको चेंज करना पड़ेगा वो परसेंटेज से। ठीक है, तो आ जाओ लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस में यूनिट्स 5% से बढ़ाना है। ठीक है, अब यूनिट्स 5% से बढ़ाना है तो सेल्स का अमाउंट और वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट दोनों 5% से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 लाख प्लस 5%, ये मैंने ले लिया। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट 50,000 प्लस 5%। ठीक है, हमने देखो ये यूनिट्स 5% से जो बढ़ रहा है वो हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब सेलिंग प्राइस 6% से बढ़ाना है तो सिर्फ सेल्स बढ़ाने का प्लस 6%। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 4% से कम हो रहा है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करने का -4%। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर कितना आएगा। और मैंने बताया था ना ये अलग अलग प्लस करना, पहले 5% प्लस करो और फिर उसके बाद 6% प्लस करना।
1 लाख प्लस 5% करेंगे तो 1,05,000 आएगा, प्लस 6% करेंगे तो 1,11,300 आएगा। 1,11,300, राइट। आई बिलीव आपका आंसर भी यही आया होगा। वेरिएबल कॉस्ट चेक करो, 50,000 में 5% हमने बढ़ाया ये क्वांटिटी का, और -4% करो तो 50,400 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना आपको, 1,11,300 में से 50,400 लेस करेंगे तो 60,900 रुपीज आएगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट लेस कर लो। अच्छा, फिक्स कॉस्ट देखो चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन में अगर बोला है फिक्स कॉस्ट भी बढ़ाओ या कम करो तो फिर हम लोग फिक्स कॉस्ट भी बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ठीक है। 60,900 में से 20,000 माइनस करेंगे, 40,900 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग सिर्फ प्रॉफिट बोलते हैं, पर आपको समझना है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। पीवीआर कैलकुलेट करो। पीवीआर के लिए कंट्रीब्यूशन 60,900 डिवाइडेड बाय सेल्स 1,11,300, ठीक है, इंटू 100 करेंगे 54.72% आएगा। 54.72%, ठीक है। और बीईपी निकाल कर देखो कितना आता है। फिक्स कॉस्ट 20,000 डिवाइडेड बाय 54.72%, 36,550 36,550 रुपीज। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलो, और मैंने होमवर्क दिया था कि कोई देखो तो। अच्छा, मैं एक होमवर्क दे रहा हूं स्टार्टिंग में। ये जो हमने दो इलस्ट्रेशन किए थे, राइट, ये केसेस बनाकर ना, ये चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है, राइट, तो वैसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये आपको होमवर्क करना है। मैं यहाँ लिख के रखता हूं होमवर्क। जैसा हमने वो दो इलस्ट्रेशन किए थे उसको वैसे ही करना, खाली एक बार देख लो। कुछ बेसिक फाइंड करना है, कंट्रीब्यूशन बीईपी सिंपल फाइंड करना है, उसके बाद ये अपना मेन आंसर है, ठीक है। पहले ये तो कर लेना, उसके बाद फिर ये करना। जब ये करेंगे ना आप तो ऐसा टेबल बना लेना, जो हमने दो एग्जाम्पल किए ना वैसा टेबल बना लेना, ठीक है। देखो पहले केस में क्या बोला है, 10% इंक्रीज इन सेल्स, ठीक है। अब सेल्स बोला हुआ है तो सेल्स का मतलब क्या अज्यूम करेंगे आप, यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स मानेंगे इसको कि सेलिंग प्राइस मानेंगे, ठीक है। इसको यूनिट्स मानना, जब भी सेल्स बोला हुआ है ना तो यूनिट्स मानने का। क्यों यूनिट्स मानने का, सेलिंग प्राइस क्यों नहीं मानने का? तो सेलिंग प्राइस अगर चेंज हो रही है तो वो प्राइस वर्ड यूज करेगा। प्राइस वर्ड आया तो समझना सेलिंग प्राइस, प्राइस वर्ड नहीं आया समझना यूनिट्स, राइट। तो केस नंबर 1 सेल्स यूनिट्स 10% से बढ़ाना है। केस नंबर 2 सेल्स प्राइस 10% से बढ़ाना है। केस नंबर 3 में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% से बढ़ाना है। और केस नंबर 4 में फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ाना है, ठीक है। तो एक कैसे करेंगे इसको, आप पर्टिकुलर एक कॉलम बना लो, पर्टिकुलर, और ओरिजिनल फिगर्स यहां पे लिख लो, और फिर 4 जो केसेस दिए हैं उसके 4 कॉलम है, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क करना है। चलो, मैंने और कौन सा होमवर्क दिया था देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन कौन सा था, मैंने मार्क किया था कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। चलो, आपका आंसर वेरीफाई करना। एक बार सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A Limited maintain the margin of safety of 37.5% with an overall contribution to sales ratio of 40%, right? MOS 37.5% of sales, यानी अगर मैं सेल्स का 37.5% निकालू तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो यानी पीवीआर दिया है, पीवीआर 40% है। अब सोचो, हमने क्लास में किया हुआ है, पीवीआर अगर 40% है
तो वेरिएबल कॉस्ट रिमेनिंग 60% रहेगा ना, पीवीआर और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिलाकर 100% होता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं 40% सेल्स का लूं तो मुझे कंट्रीब्यूशन का अमाउंट मिल जाएगा, और 60% सेल्स का लूं तो वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, चल इट्स फिक्स कॉस्ट अमाउंट्स टू 5 लाख। अब देखो फिक्स कॉस्ट दिया है और पीवीआर भी दिया हुआ है तो बीईपी आ जाएगा, है ना। टोटल सेल्स फाइंड करना है, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है, करंट प्रॉफिट फाइंड करना है और न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है। ठीक है, चल सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट इज 5 लाख डिवाइडेड बाय पीवीआर इज 40%। ठीक है, तो 5 लाख डिवाइड बाय 40% करेंगे 12,50,000 आता है क्या, देखो हाँ मैं भी एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 12,50,000। ठीक है, ये आ गया ब्रेक इवन पॉइंट ए। बी देखना, बी में हमको बोला है टोटल सेल्स फाइंड करो। ठीक है, टोटल सेल्स फाइंड करो। टोटल सेल्स के हमने 4 फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, मैं आपको बार बार वो रिवाइज करवा रहा हूं, हाँ इसको लर्न कर लो एकदम अच्छे से। 4 फॉर्मूले देखे थे, फॉर्मूले की लिस्ट पे आ जाओ, फॉर्मूले की लिस्ट पे आ जाओ। देखो टोटल सेल्स फाइंड करना है, डीपी की अमाउंट बीईपी के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में देखो बीईपी का अमाउंट है और बीईपी का परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। एमओएस की अमाउंट को एमओएस के परसेंटेज से डिवाइड करो, वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट को वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज से डिवाइड करो, कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को पीवीआर से डिवाइड करो। राइट, तो चारों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज करो, आपका टोटल सेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलो कैसे करना है देखते हैं इसको। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है अपना। आ जाओ, टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है। तो देखो टोटल सेल्स के लिए बीईपी की अमाउंट है मेरे पास 12,50,000 और देखो एमओएस का परसेंटेज 37.5% है। तो बीईपी का परसेंटेज हम ला सकते हैं 100% में से एमओएस का परसेंटेज माइनस कर दो। ठीक है, तो 100% में से एमओएस का हमने 37.5% माइनस कर दिया, तो बीईपी का परसेंटेज आना चाहिए 62.5%। राइट, याद है ना, एमओएस और बीईपी का दोनों का परसेंटेज मिलाकर 100% होना चाहिए। तो एमओएस का 37.5%, 100 में से अगर मैं लेस करूं तो बीईपी का परसेंटेज मिल जाएगा। अब देखो मेरे पास बीईपी का अमाउंट है और बीईपी का परसेंटेज भी है। ठीक है, तो अब टोटल सेल्स हमको मिल जाएगा। टोटल सेल्स का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो यूज करो। टोटल सेल्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बीईपी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ बीईपी। ठीक है, तो देखो अमाउंट ऑफ बीईपी 12,50,000 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ बीईपी 62.5%। ठीक है, तो 12,50,000 को आप डिवाइड करो 62.5% से, 20 लाख रुपीस आता है क्या, देखो रुपीस 20 लाख। ठीक है, तो टोटल सेल्स आ गया, बी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड सी टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है। राइट, वेरिएबल कॉस्ट कैसे करेंगे, देखो वेरिएबल कॉस्ट करने के लिए पीवीआर 40% था ना, तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज हो जाएगा 60%। तो वीसीआर निकालते हैं, वीसीआर इज 100% माइनस पीवीआर, तो वीसीआर आना चाहिए 60%। राइट, तो 60% ऑफ सेल्स। तो हम वेरिएबल कॉस्ट अब फाइंड कर सकते हैं अमाउंट।
हाँ 60% हमको लेना है ऑफ सेल्स। सेल्स हमारा आया था 20 लाख, ठीक है। तो 20 लाख का 60% ले लो तो 12 लाख, 12 लाख रुपीस, 12 लाख रुपीस ये आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया। उसके बाद करंट प्रॉफिट फाइंड करना है। अब ये तो आपको आता है। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सेल्स 20 लाख है, पीवीआर 40% इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कहाँ है, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 5 लाख, ठीक है। और प्लस पी, प्रॉफिट हमको फाइंड करना है। तो P इज इक्वल टू 20 लाख का 40% करो तो 8 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। 8 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट 5 लाख माइनस करो तो 3 लाख का प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। हो गया डी कंप्लीट। ई में हमको क्या बोला है, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल्स वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 7.5%, राइट। सेल्स वॉल्यूम, अब थोड़ा सोचना, 7.5% से सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है। सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब होता है यूनिट्स बढ़ रहा है, क्वांटिटी, ठीक है। सेलिंग प्राइस नहीं अज्यूम करना, क्वांटिटी बढ़ रहा है। और हमने यहां पर देखा था जब क्वांटिटी, इलस्ट्रेशन देखो अपना कल का, जब क्वांटिटी चेंज होती है, ठीक है, जब क्वांटिटी चेंज होती है तो एक तो पीवीआर चेंज नहीं होता और बीईपी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया था, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया था क्वेश्चन में देखो, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया था 12,50,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट 12,50,000 ही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही है। क्वांटिटी बढ़ने पर ब्रेक इवन पॉइंट और पीवीआर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो देखो हमको नया एमओएस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो नया सेल्स फाइंड कर लो। हमारा सेल्स का अमाउंट क्वेश्चन में देखो 20 लाख था। 20 लाख में हमको 7.5% बढ़ाना है, ठीक है। तो 7.5% बढ़ाओ तो 21,50,000 सेल्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको एमओएस फाइंड आउट करना है। तो एमओएस, और ये भी न्यू एमओएस फाइंड करना है। तो न्यू एमओएस फाइंड करने के लिए न्यू सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर दो, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट में न्यू क्यों वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट चेंज नहीं होने वाला है, राइट। तो जो हमारा पुराना ब्रेक इवन पॉइंट है वही हम लोग ले लेंगे। 12,50,000 में से ब्रेक इवन पॉइंट 12,50,000 माइनस कर दो। 21,50,000 न्यू सेल्स है और ब्रेक इवन पॉइंट 12,50,000 था, ठीक है। तो 21,50,000 में से 1250 माइनस करो, 9 लाख होता है क्या देखो, ठीक है। 9 लाख इज द न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क था, ये हमने कंप्लीट किया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आज एक नया पॉइंट देखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, नया पॉइंट देखना, शटडाउन पॉइंट हमको देखना है, ठीक है। आपको ध्यान में होगा यहां तक तो हमने किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस तक किया था, याद है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ब्रेक इवन चार्ट के अंदर ये जो एंगल बन रहा है, येलो वाले शेड में जो एंगल बन रहा है, राइट, ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां तक अपना हुआ था। अब हम देख रहे हैं शटडाउन पॉइंट, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना, शटडाउन पॉइंट क्या है, ठीक है। शटडाउन पॉइंट, शटडाउन का मतलब होता है कि हम हमारी फैक्ट्री को टेम्पररी बंद कर रहे हैं, ठीक है। शटडाउन पॉइंट में हम हमारे फैक्ट्री को टेम्पररीली बंद कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अभी अपना लॉकडाउन चालू है इंडिया में, राइट। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी क्या, सारी फैक्ट्रीज बंद है। तो कंपनी को डिसाइड करना है कि फैक्ट्री को बंद कर देना है या फैक्ट्री को चलते रहने देना है,
राइट। यानी यहाँ पे डिसीजन क्या लेना है, वेदर टू शट डाउन और कंटिन्यू। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ डिसीजन क्या लेना है, वेदर टू शट डाउन और कंटिन्यू। शट डाउन का मतलब फैक्ट्री बंद कर दो, लेकिन फैक्ट्री हम परमानेंट बंद नहीं कर रहे हैं, टेम्पररी बंद कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर आप फैक्ट्री बंद कर देते हो तब भी कुछ खर्चा तो चलते रहेगा। एक चीज समझना, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो तभी आने वाला है जब प्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है। और फिक्स कॉस्ट का रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं है, टाइम से है। ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपने मान लो फैक्ट्री को शट डाउन करने का डिसाइड किया, तब क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगा ही नहीं, देयर विल बी नो वेरिएबल कॉस्ट। क्यों वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगा, अरे प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा ना, फैक्ट्री शट डाउन कर दिया, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, फिक्स कॉस्ट आएगा, फिक्स कॉस्ट आएगा। लेकिन आप सोचो, फैक्ट्री अगर मैंने शट डाउन कर दिया तो फिक्स कॉस्ट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट थोड़ा सा कम कौन सा होगा, तो देखो जो हमारा लाइट का बिल आता है, लाइट के बिल के अंदर थोड़ा सा फिक्स कॉस्ट होता है, राइट। वो वाला फिक्स कॉस्ट तो चलता ही रहने वाला है ना। उसके बाद हमारे कोई परमानेंट एम्प्लॉयज होंगे, उनको हमको सैलरी देना है, फैक्ट्री बंद है फिर भी देना है, वो चलता रहेगा, मतलब वो फिक्स कॉस्ट कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। फैक्ट्री रेंट पे ली है, उसका रेंट हमको देना पड़ेगा, मशीनरी का इंश्योरेंस करवाया है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब कुछ फिक्स कॉस्ट आते रहेंगे, कुछ फिक्स कॉस्ट कम भी हो जाएंगे। जैसे ये हो सकता है कि हमारे पास 2 या 3 मैनेजर थे, सुपरवाइजर थे, तो हमने 1 या 2 को निकाल दिया, 1 को रखा। ठीक है। तो जो हमने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, परमानेंट एम्प्लॉयज को निकाल दिया, तो वो तो अमाउंट हमारा फिक्स कॉस्ट कम हो गया ना। ठीक है। तो कुछ फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा, कुछ फिक्स कॉस्ट चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप कंटिन्यू करो, मैंने बताया था ना क्या डिसाइड करना है, प्लांट को शट डाउन करना या प्लांट को कंटिन्यू करना। तो अगर आपने प्लांट को शट डाउन किया तो नो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट भी थोड़ा सा अवॉइड हो जाएगा। अवॉइड का मतलब कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने प्लांट को कंटिन्यू किया, अगर प्लांट को कंटिन्यू करेंगे तो फिर प्रोडक्शन भी हो रहा है ना आपका, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा और फिक्स कॉस्ट भी आएगा। अब थोड़ा सा सोचो, आज के टाइम पे जहां लॉकडाउन हो गया हुआ है, आपने अगर फैक्ट्री कंटिन्यू की, प्रोडक्शन किया, तो क्या वो प्रोडक्शन आपका किया हुआ सेल होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। जो मारुति कंपनी अभी कार बना रही है, तो कार सेल हो रही है क्या? अभी नहीं हो रही है। जो अभी बाइक्स बना रहे हैं, वो बाइक सेल हो रही है क्या? नहीं हो रही है, राइट। तो इसका मतलब ये कि अगर आप प्लांट कंटिन्यू करेंगे तो आपका लॉस होने वाला है, फैक्ट्री चलाएंगे तो लॉस होने वाला है, लेकिन फैक्ट्री बंद कर देंगे तब भी तो लॉस होने ही वाला है ना। कौन सा लॉस? वो फिक्स कॉस्ट जो आता रहेगा, मतलब प्लांट हमने बंद कर दिया फिर भी फिक्स कॉस्ट तो थोड़ा बहुत आने वाला है। तो जितना फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल है, जो अवॉइड हो जाएगा, अवॉइड मतलब कम हो जाएगा, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल का मतलब होता है कि अगर मैं प्लांट बंद भी कर दूं तब भी वो फिक्स कॉस्ट चलता रहेगा। ठीक है। तो अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका लॉस है। ध्यान से सुनना, फैक्ट्री कंटिन्यू करेंगे तो भी लॉस होने वाला है, बंद कर देंगे तो भी लॉस होगा। लेकिन बंद करने पे लॉस कौन सा होने वाला है? जितना अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है उतना लॉस होने वाला है। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, शटडाउन पॉइंट किसको बोलते हैं? पहली बात, शटडाउन पॉइंट उस सेल्स को कहा जाता है जिस सेल पर लॉस सेम रहेगा वेदर वी कंटिन्यू द प्लांट और वी शट डाउन द प्लांट। ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट करता हूं। शटडाउन पॉइंट is an amount of sales at which loss will be same whether you continue the plant or shut down the plant, right? अब मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं आपके लिए, राइट? देखो, शटडाउन पॉइंट उस सेल्स को कहा जाता है जिस सेल पर प्लांट कंटिन्यू किया तो जो लॉस होगा
और प्लांट बंद कर दिया तो जो लॉस होगा वो दोनों लॉस सेम रहेंगे, राइट, दोनों लॉस सेम रहेंगे। ठीक है, मतलब ये कि उस सेल पर मैं चाहूं तो प्लांट को बंद कर सकता हूं, शट डाउन कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि चलाया तो भी लॉस उतना ही आएगा, बंद किया तो भी लॉस उतना ही आएगा। जब लॉस दोनों में सेम रहने वाला है तो फिर इट इज बेटर कि आप प्लांट को बंद कर दो। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला देखना, शटडाउन पॉइंट इज इक्वल टू अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर अपना ब्रेक इवन पॉइंट के जैसा ही फॉर्मूला है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। बस यहां पे हम थोड़ा सा चेंज क्या कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट के पहले हमने एक वर्ड क्या डाल दिया, अवॉइडेबल। अवॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने प्लांट बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, तो कितना फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए। मान लो एक कंपनी है, उसका एक साल का फिक्स कॉस्ट होता है 1 लाख रुपए। हर साल फिक्स कॉस्ट आता है 1 लाख। अगर वो कंपनी ने प्लांट बंद कर दिया, मान लो वो कंपनी ने प्लांट बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, तो उसका फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपए अभी भी आ रहा है, राइट। 1 लाख का उसका साल का फिक्स कॉस्ट है। अगर वो प्लांट बंद कर देता है तो उसका 60,000 का फिक्स कॉस्ट अभी भी आता रहेगा। अब ध्यान से सुनो, 60,000 का फिक्स कॉस्ट अभी भी आ रहा है, मतलब वो अनअवॉइडेबल हो गया। इसका मतलब 40,000 का फिक्स कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा अगर हम प्लांट शट डाउन कर देते हैं, राइट। तो वो 40,000 जो हमारा फिक्स कॉस्ट कम होने वाला है शट डाउन करने पर, वो हमको न्यूमरेटर में लेना है। ठीक है, अपॉन पीवीआर। अपॉन पीवीआर करेंगे तो शट डाउन पॉइंट रुपीज में मिलेगा, और अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया तो शट डाउन पॉइंट क्वांटिटी में मिलेगा, यूनिट्स में मिलेगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट आर दोज विच कैन बी रिड्यूस इफ द प्लांट इज शट डाउन। A shutdown point is an indifference point for the manufacturer. That is, it is an amount of sales at which loss will be same even if the plant is continued or shut down. Continue करेंगे या shut down करेंगे, दोनों ही केस में लॉस सेम रहेगा। ठीक है, अब मान लो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो सपोज अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट 40,000 है, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, और शट डाउन कर दिया तो 60,000 का फिक्स कॉस्ट आता रहेगा। आता रहेगा मतलब अनअवॉइडेबल है, मतलब 40,000 का फिक्स कॉस्ट अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करता हूं सपोज पीवीआर से। ठीक है, तो सपोज मेरा पीवीआर है 20%, 40,000 डिवाइड बाय 20%, राइट। तो 2 लाख आता है क्या, देख लो एक बार। हाँ, 2 लाख आएगा। अब ये 2 लाख क्या है, 2 लाख शट डाउन पॉइंट है। ठीक है, तो 2 लाख का मीनिंग क्या होता है? 2 लाख का मीनिंग ये होता है कि 2 लाख इज अ शट डाउन पॉइंट, मतलब ये वो सेल का अमाउंट है। 2 लाख इज द अमाउंट ऑफ सेल्स। अगर हमारा 2 लाख का सेल हो रहा है, एट प्रेजेंट हमारा 2 लाख का सेल्स हो रहा है, तो क्या होगा, 2 लाख का सेल्स अगर हो रहा है तो प्लांट अगर मैंने कंटिन्यू भी किया या प्लांट मैंने शट डाउन भी कर दिया, दोनों ही केस में क्या होगा, लॉस सेम रहेगा। आई रिपीट, अगर 2 लाख का सेल होता है आपका, तो प्लांट चलाओ या प्लांट बंद कर दो, आपका लॉस सेम रहेगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि आपने प्लांट कंटिन्यू करना कि शट डाउन करना। ठीक है, ये हमको डिसीजन लेना है। तो बहुत सिंपल है, अगर अभी आपका सेल्स 2 लाख से ज्यादा हो रहा है, आई रिपीट, अभी आपका सेल्स 2 लाख से ज्यादा हो रहा है, राइट, 2 लाख शट डाउन पॉइंट है, आपका सेल्स अगर 2 लाख से ज्यादा हो रहा है तो आपने क्या करना, प्लांट कंटिन्यू करना। क्योंकि कंटिन्यू करेंगे ना तो आपका प्रॉफिट या तो ज्यादा रहेगा या तो लॉस कम रहेगा। ठीक है, अगर आपका अभी सेल्स, प्रेजेंट सेल्स 2 लाख से कम है, तो आपने प्लांट को शट डाउन कर देना, क्योंकि शट डाउन करने पर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, यानी या तो प्रॉफिट ज्यादा रहेगा या तो लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको और एक तरीके से बताता हूं, और ठीक है,
इसको ऐसा करते हैं। सपोज ये हमारा टोटल सेल्स है, ठीक है, और यहां पे मैं शट डाउन पॉइंट डाल देता हूं बीच में, शट डाउन पॉइंट, ठीक है, शट डाउन पॉइंट। इसको ध्यान से देखना। शटडाउन पॉइंट पे लॉस विल बी सेम। शटडाउन पॉइंट पे क्या होगा? लॉस विल बी सेम, ठीक है। अब लॉस अगर सेम है तो इसका मतलब ये कि आपको प्लांट चलाना है तो चलाओ, बंद करना है तो बंद कर दो, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉस चलाया तो जितना रहेगा उतना ही बंद करने पे रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेल्स शटडाउन पॉइंट से ज्यादा है, राइट, हाई सेल्स का मतलब शटडाउन पॉइंट से सेल्स ज्यादा है। अगर शटडाउन पॉइंट से सेल्स ज्यादा है तो आपने कंटिन्यू करना, प्लांट मतलब फैक्ट्री आपने कंटिन्यू करना, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेल्स लो है, यानी शटडाउन पॉइंट से कम है, जैसे मेरा शटडाउन पॉइंट 2 लाख आया था, राइट, तो अगर मेरा सेल्स अभी 1.5 लाख का ही हो रहा है, अगर सेल्स मेरा 1.5 लाख का हो रहा है तो इट इज बेटर कि आपने प्लांट शट डाउन कर देना, ठीक है। तो देखो, अगर 2 लाख सेल्स हो रहा है ना आपका, इक्वल टू शटडाउन पॉइंट, तो लॉस सेम रहने वाला है, तो आप शटडाउन करो, कंटिन्यू करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शटडाउन पॉइंट से सेल्स ज्यादा है तो आपने प्लांट को कंटिन्यू करना, शटडाउन पॉइंट से सेल्स कम है तो आपने प्लांट को शट डाउन कर देना, फैक्ट्री को बंद कर देना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, ठीक है। तो देखो, मिस्टर एक्स हैज ₹2 लाख इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस फर्म। 2 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन, ही वांट्स अ 15% रिटर्न ऑन हिज मनी। मतलब उसने जो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 2 लाख का जो उसका इन्वेस्टमेंट है उसको 2 लाख पर 15% प्रॉफिट चाहिए, मतलब उसको 30,000 का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। आ जाओ, from an analysis of recent cost figures he finds that his variable cost of operating is 60% of sales। अब देखो, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, इसका मतलब पीवीआर हो गया 40% ना, तो पीवीआर कैसे फाइंड करेंगे? 100% में से वीसीआर माइनस कर देंगे, वीसीआर 60% है तो आपका पीवीआर आ जाएगा 40%। फिक्स कॉस्ट दिया है 80,000 रुपए, तब फिक्स कॉस्ट है, पीवीआर भी है तो बीईपी आ जाएगा। शो कंप्यूटेशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, राइट। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मेरे साथ साथ सॉल्व करना। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट 80,000 डिवाइडेड बाय 40%, राइट। देखो कितना आता है, 2 लाख रुपए आता है क्या, एक बार चेक करो। 80,000 डिवाइडेड बाय 40%, ठीक है, तो 2 लाख रुपीज ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। उसी के अंदर सेकेंड पॉइंट देखना। आप थोड़ा वीडियो पॉज करते जाओ, अगर आपको लिखने को टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करो, लिखो और फिर वीडियो रिज्यूम करो, ठीक है। क्लास में तो आप मुझे बोल सकते हो, राइट, यहाँ पर आपके पास पॉज का बटन है, जब चाहे तब पॉज करो, पूरा अच्छे से लिखने के बाद, पूरा अच्छे से समझने के बाद ही आगे देखो, ठीक है। चलो आ जाओ।
उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड कैश ब्रेक इवन पॉइंट अज्यूमिंग फिक्स कॉस्ट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000। ठीक है, तो कल जो मैंने एक रिवीजन वाला क्वेश्चन लिया था, बड़ा वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने एक नया पॉइंट बताया था, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोग कैश बीईपी डिवाइडेड बाय पीवीआर करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा फॉर्मूला होता है बी फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, लेकिन कैश बीईपी में हमारा फॉर्मूला रहेगा कैश फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। ठीक है, तो कैश फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है इसमें सिर्फ कैश वाले फिक्स कॉस्ट लेना, नॉन कैश नहीं लेना। तो क्वेश्चन में देखो 10,000 डेप्रिसिएशन नॉन कैश है और 10,000 80,000 में इंक्लूड है। तो 80,000 में से अगर मैंने 10,000 माइनस कर दिया, 70,000 कैश फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, पीवीआर से डिवाइड करो और देखो कितना होता है, 70,000 डिवाइडेड बाई 40%, 1,75,000। ठीक है, 1,75,000। अब इसको समझना कैसे, हाँ, तो देखो अगर आपको टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है, इफ यू वांट टू रिकवर टोटल फिक्स कॉस्ट, तो आपको 2 लाख का सेल करना होगा, और आपको अगर कैश फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है तो फिर 1,75,000 का सेल करना होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन्ड टू गेट 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट 2 लाख का किया था, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट का 15% प्रॉफिट इनको चाहिए। देखो मैंने यहां पर किया था प्रॉफिट, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट का 15% यानी 30,000 प्रॉफिट इनको चाहिए। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एक बार फिर से देखना, हमको सेल्स फाइंड करना है। ठीक है, और प्रॉफिट उसने बोला है कि इन्वेस्टमेंट का 15% चाहिए, इन्वेस्टमेंट का 15% मतलब कितना, 30,000 चाहिए, राइट। तो एकदम सिंपल है, सेल्स का इक्वेशन यूज करो, सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स फाइंड करना है, पीवीआर 40% है, फिक्स कॉस्ट टोटल लेने का 80,000 प्लस प्रॉफिट हमको चाहिए 30,000, राइट। चलो वीडियो पॉज करो और पहले इसको सॉल्व करो। 80,000 प्लस 30,000 करेंगे तो 1,10,000 कंट्रीब्यूशन आ गया, इतना कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, इसको 40% पीवीआर से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 2,75,000 आना चाहिए। मैं एक बार फिर से देख लूँ, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 40%, राइट। तो 2,75,000 का, सॉरी हाँ एक सेकेंड, प्रॉफिट नहीं, सेल्स, 2,75,000 का सेल अगर करेंगे तो प्रॉफिट 30,000 का मिलेगा, राइट। नेक्स्ट थर्ड, अब ये हमारा शटडाउन पॉइंट वाला पार्ट है, एकदम ध्यान से देखना। Mr. X estimates that even if he closed the doors of his business, he would incur 25,000 as expenses per year. Even if he closed the doors of his business, बिजनेस के डोर्स क्लोज कर देना मतलब शट डाउन कर देना। मिस्टर एक्स बोल रहा है कि अगर हमने शट डाउन कर दिया तो भी 25,000 का फिक्स कॉस्ट तो आएगा ही। He would incur 25,000 as expenses, right? यानी प्लांट शट डाउन कर दो तब भी 25,000 का फिक्स कॉस्ट तो आता ही रहेगा। तो ये अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल यानी इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो टोटल फिक्स कॉस्ट 80,000 है, 80,000 में से 25,000 अनअवॉइडेबल है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। ध्यान से समझना, लर्न मत करो, खाली समझ लो इसको। ठीक है, तो देखो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है, टोटल फिक्स कॉस्ट 80,000 है
और अनअवॉइडेबल मतलब 25,000 का फिक्स कॉस्ट अब माइनस कर दो, 80,000 में से 25,000 माइनस कर दो, यानी 55,000 रुपीज का फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल यानी आप प्लांट शट डाउन कर देंगे तो 55,000 से मेरा फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे अब, एट व्हाट सेल्स वुड ही बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज बिजनेस अप। एट व्हाट सेल्स मतलब सेल्स फाइंड आउट करना है, वुड ही बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज बिजनेस अप मतलब किस सेल्स पर शट डाउन कर देना अच्छा होगा। ठीक है, तो देखो यहां हमने देखा था किस सेल्स पर शटडाउन करना अच्छा रहेगा, तो शटडाउन पॉइंट जितना आता है उतना या उससे कम, जितना शटडाउन पॉइंट आएगा उतना सेल्स या उससे कम अगर मेरा सेल्स हो रहा है तो मैंने शटडाउन कर देना। उससे ज्यादा है, शटडाउन पॉइंट से अगर हमारा सेल्स ज्यादा है तो कंटिन्यू करना। ठीक है, चल तो शटडाउन पॉइंट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आ जाओ शटडाउन पॉइंट फाइंड करते हैं। शटडाउन पॉइंट फॉर्मूला हमने देखा था, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट आया था 55,000 डिवाइडेड बाय 40% पीवीआर है। ठीक है, 55,000 को डिवाइड कर लो पीवीआर से, 55,000 डिवाइडेड बाय 40%, 1,37,500 ये शटडाउन पॉइंट आया। ध्यान से सुनना, ये शटडाउन पॉइंट है, इसका मतलब अगर हमारा सेल्स 137,500 रुपीज का अगर होने वाला है, अभी हमारा सेल्स अगर 137,500 का हो रहा है तो लॉस सेम रहेगा वेदर यू कंटिन्यू द प्लांट और शट डाउन द प्लांट। ठीक है, लेकिन अगर आपका सेल्स इससे कम है, शट डाउन पॉइंट से सेल्स कम हो रहा है, आपका 1 लाख हो रहा है, 1,30,000 हो रहा है, तो फिर शट डाउन कर देना अच्छा। अगर आपका सेल्स 137,500 से ज्यादा हो रहा है तो फिर आपने कंटिन्यू करना अच्छा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिनेश लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, selling price 20, variable cost 14, fixed cost 7,92,000. How many units must be sold to earn 10% of sales? ठीक है, तो पहले ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, फटाफट देखो। सेल्स पहले आप लोग एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो सेल्स फाइंड करना है और प्रॉफिट चाहिए 10% ऑफ सेल्स। Sales into PVR is equal to fixed cost plus profit। सेल्स फाइंड करना है, अच्छा पीवीआर पहले फाइंड करना पड़ेगा ना हमको, पहले पीवीआर एक बार फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले सीपीयू फाइंड कर लो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और पीवीआर फाइंड कर लेते हैं, पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो 6 कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 20 इंटू 100 करो, देखो 30% आता है क्या। तो आ जाओ, सेल्स पीवीआर 30% इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 7,92,000 दिया है। ठीक है, प्लस प्रॉफिट हमको बोला है 10% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में 30% ऑफ सेल्स है, राइट साइड में 10% ऑफ सेल्स है। 30% ऑफ सेल्स में से 10% ऑफ सेल्स माइनस कर लेंगे तो लेफ्ट साइड में बचेगा 20% ऑफ सेल्स।
is equal to 7,92,000. Therefore, सेल्स इज इक्वल टू 7,92,000 को डिवाइड करेंगे 20% से. 7,92,000 डिवाइडेड बाई 20%, 39,60,000. 39,60,000. ठीक है. डी देखो, डी में इफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस so as to maintain the same PVR as in current year. ठीक है. अब कल के लेक्चर में हमने देखा था PVR कब चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता है. ठीक है. देखना, सेलिंग प्राइस 20 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 14 है. हमने कल देखा था लास्ट लेक्चर में, क्वांटिटी अगर चेंज होती है आउटपुट तो PVR चेंज नहीं होता है. एक यूनिट का सेलिंग प्राइस या एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट, ये अगर चेंज हुआ तो PVR चेंज होगा. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है देखना, इफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%. अभी देखो वेरिएबल कॉस्ट 14 है, अगर ये 10% से बढ़ता है, 14 अगर 10% से बढ़ता है तो अपना PVR कम हो जाएगा, है ना. 14 अगर 10% से बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो PVR कम हो जाएगा. क्वेश्चन ये है कि PVR 30% है, हमको 30 ही रखना है. फिर से सुनना, अगर वेरिएबल कॉस्ट 14 है, 10% से अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो PVR 30% से कम हो जाना चाहिए. पर क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि PVR को कम नहीं होने देना है. अब PVR को कम नहीं होने देना है तो एक ट्रिक मैं बताता हूं, ध्यान में रखना. देखो, वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ाना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है. ठीक है. तो अगर मुझे PVR को उतना ही रखना है, कम नहीं होने देना है, तो हमने सेलिंग प्राइस को भी 10% से बढ़ा देना. ठीक है. तो चेक करते हैं, सेलिंग प्राइस को अगर मैं 10% से बढ़ा दूं तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 22, 10% से बढ़ के. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट 14 है, इसको अगर 10% से बढ़ा दो, 14 को 10% से बढ़ाया तो 15.4 होता. अब 22 सेलिंग प्राइस में से 15.4 माइनस करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 6.6 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 करो तो PVR देखो, आपका PVR 30% ही आएगा. ठीक है. 6.6 डिवाइडेड बाई 22, 30% आएगा. राइट. तो याद रखो हमेशा, अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ रहा है और हमको PVR मेंटेन रखना है, PVR कम नहीं होने देना है, तो हमको सेलिंग प्राइस को भी उतने ही परसेंटेज से बढ़ाना पड़ेगा जितने परसेंटेज से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है. राइट. क्वेश्चन समझना, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए पूछा ना, तो सेलिंग प्राइस 22 होना चाहिए. राइट. तो आंसर पे आ जाओ. इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस बाय 10%, देन टू मेंटेन सेम PVR, मतलब 30% ही मेंटेन करना है, मेंटेन सेम PVR, सेलिंग प्राइस पर यूनिट शुड ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय 10%. मतलब जितने परसेंटेज से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा रहे हैं उतने ही परसेंटेज से सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दो. Thus न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी, आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, सेलिंग प्राइस थोड़ा मेरे को मुझे टाइप करना पड़ रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिखना. दस न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 था सेलिंग प्राइस, इसको भी 10% से हम बढ़ा देते हैं. तो 22 रुपीज अगर हम सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने के बाद भी हमारा PVR चेंज नहीं होगा. ठीक है. चल, तो 9th क्वेश्चन अपना हो गया था. स्टार्टिंग से देख लो, हमारे टोटल 9th तक हो गया था, 10th भी हो गया.
आ जाओ आगे, 11th हो गया, 12th भी हो गया, ठीक है, 13th करते हैं। हाँ, अब देखो 13th और 14th, ठीक है, 13th एंड 14th ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, तो मैं आपको 14th वाला होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। तो 13th के जैसा ही है, आप इसको घर पे ट्राई करना। तो 13 देख लो, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। A company manufactures a single product having a marginal cost of 0.75 per unit, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 0.75 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट 12,000 दिया हुआ है, राइट, जो दिया है वो लिख रहा हूं मैं, राइट। आगे देखो, द मार्केट इज सच दैट अप टू 40,000 यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट 1.5 रुपीज पर यूनिट। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अप टू 40,000 यूनिट्स कैन बी सोल्ड, यानी 40,000 यूनिट्स तक एट सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 1.5 बोला हुआ है, यानी पहले 40,000 यूनिट तक हमारी सेलिंग प्राइस रहेगी 1.5, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, बियॉन्ड 40,000 यूनिट्स, यानी 40,000 यूनिट्स के बाद अगर मैं सेल कर रहा हूं, यानी 40,001 यूनिट, मान लो 40,000 यूनिट मैंने बेच दिया, 40,000 के ऊपर मैं जो भी सेल करूंगा, देखो, बट एनी एडिशनल सेल्स मस्ट बी मेड एट ₹1 पर यूनिट, मतलब 40,000 तक आपका सेलिंग प्राइस 1.5 रहेगा, 40,000 के ऊपर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹1, यानी हमारी सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। हाँ, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। अच्छा, पहले 40,000 यूनिट तक सेलिंग प्राइस 1.5 रहने वाली है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1.5 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 0.75 इज इक्वल टू 0.75, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन 0.75 रहेगा पर यूनिट, राइट। ये कहां, ये हमारा पहले 40,000 यूनिट तक। अच्छा, 40,000 यूनिट के ऊपर अगर मुझे सेल करना है, 40,000 यूनिट के ऊपर अगर मुझे सेल करना है तो ₹1 से बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, सेलिंग प्राइस ₹1, वेरिएबल कॉस्ट तो 0.75 है, यानी हमको कंट्रीब्यूशन मिलेगा 0.25 पर यूनिट का। वापस सुनो, पहले 40,000 यूनिट तक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा 0.75, उसके ऊपर जितना भी आप सेल करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा 0.25, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना, देयर इज अ प्लान्ड प्रॉफिट ऑफ 20,000, यानी क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट दिया है 20,000 रुपीज का, ठीक है, और हमको फाइंड आउट करना है सेल्स यूनिट्स, राइट। देखो एक बार, देयर इज अ प्लान्ड प्रॉफिट ऑफ 20,000, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी मेड एंड सोल्ड, यानी कितने यूनिट का सेल हमको करना है, ये हमको फाइंड आउट करना है, राइट। अभी तक के सारे टॉपिक में हमने क्या देखा है, कि जब भी सेल्स यूनिट्स फाइंड करना होता है और प्रॉफिट दिया होता है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, सेल्स यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। वही फॉर्मूला हमको यूज करना है। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो 2 है, 0.75 भी है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और 0.25 है, यानी आपने पहले 40,000 यूनिट बेचे तो कंट्रीब्यूशन 0.75 रुपीज पर यूनिट मिलेगा,
और 40,000 के ऊपर आपने अगर बेचा तो आपको 0.25 कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमको पता नहीं है ना कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कौन सा लेना। हो सकता है कि 20,000 का प्रॉफिट 40,000 यूनिट से कम में ही आ जाए। मतलब हो सकता है कि मैं 30,000 35,000 यूनिट का सेल करूं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे प्रॉफिट पूरा मिल जाए 20,000 का, तो उस केस में मैं 0.75 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लूंगा। समझ रहा है क्या? देखो फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मेरा सेल्स 40,000 यूनिट्स के अंदर होने पर टारगेट प्रॉफिट अगर मुझे मिल जाता है 20,000 का, तो मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.75 ले लूंगा। लेकिन मान लो कि मुझे 20,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए 50,000 यूनिट का सेल करना पड़ रहा है। अब मुझे पता नहीं है ना कितने यूनिट का सेल करना पड़ेगा, तो फिर मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40,000 यूनिट तक ये लेना पड़ेगा, और 40,000 यूनिट के ऊपर अगर मेरा सेल जाता है तो ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 है, देखो यहां पे 2 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा फॉर्मूला है, सेल्स यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसके हमको 2 ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे। यानी जितने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उतने ये ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे लेफ्ट वाले। राइट साइड में फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट है। ठीक है, तो देखो फिक्स कॉस्ट कंपनी का फिक्स कॉस्ट होता है, ये प्रोडक्ट वाइज फिक्स कॉस्ट नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू कंपनी। ठीक है, और प्रॉफिट भी कंपनी का होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो लेफ्ट साइड है सेल्स यूनिट्स और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये प्रोडक्ट्स का होता है, जबकि ये राइट साइड में जो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट है ये कंपनी का होता है। लेफ्ट साइड ये प्रोडक्ट्स का है और ये कंपनी का है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं मान लो ये और एक एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल को बाजू रखो, मैं नया एग्जांपल देता हूं। मान लो एक कंपनी है, 3 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट का नाम है ए, बी और सी। ठीक है, अब मुझे कंपनी का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो समझना, प्रोडक्ट ए का सेल का यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिफरेंट रहेगा। प्रोडक्ट बी का सेल यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिफरेंट रहेगा। प्रोडक्ट सी का सेल यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिफरेंट रहेगा। मतलब जितने प्रोडक्ट उतने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और उतने ब्रैकेट हमको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अलग अलग रहेगा। ठीक है, लेकिन फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट ये प्रोडक्ट ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग नहीं रहता। फिक्स कॉस्ट पूरे कंपनी का रहेगा, प्रॉफिट भी पूरे कंपनी का रहेगा, इसीलिए ये एक एक ही अमाउंट डालते हैं हम लोग हमेशा। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड है ये उतने बार डालने का है जितने प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या फिर जितने हमारे कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर 2 कंट्रीब्यूशन है ना पर यूनिट, तो ये 2 ब्रैकेट बनाएंगे। कैसे करेंगे देखना। पहला ब्रैकेट 40,000 यूनिट्स तक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहेगा 0.75। ठीक है, ये मेरा एक ब्रैकेट हो गया। ये एक ब्रैकेट कौन सा? ये पहला वाला 0.75। दूसरा ब्रैकेट, अब मेरे को बताओ 40,000 यूनिट के ऊपर कितना सेल होने वाला है, हमको मालूम है क्या? नहीं, तो इसको हम अज्यूम करेंगे x। ठीक है, इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब 0.25 रहेगा, क्योंकि हम लोग अब 40,000 के ऊपर सेल करने की बात कर रहे हैं ना। 40,000 के ऊपर जो भी सेल होगा उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.25 रहने वाला है। ठीक है, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में देख लेना कितना था, 12,000, और प्रॉफिट हमको चाहिए 20,000 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 करेंगे तो 30,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आएगा, प्लस 40,000 के ऊपर जितना हम बेचेंगे उसका 0.25x आएगा।
राइट। 0.25 एक्स आएगा। एक्स क्या है? एक्स हमारे 40,000 के ऊपर वाले यूनिट्स है। हमको पता नहीं है ना 40,000 के ऊपर कितना सेल करना पड़ेगा, तो हमने वो एक्स अज्यूम किया है। ठीक है, x इंटू 0.25 करेंगे तो 0.25 x हो जाएगा। इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए हमको 32,000 का, दोनों प्लस करके, तो 32,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन हमको चाहिए। 30,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा और 0.25 से डिवाइड करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो 32,000 टोटल कंट्रीब्यूशन में से 30,000 माइनस करो, 2,000 आया, उसको डिवाइड करो 0.25 से, x हमको मिला 8,000 यूनिट। राइट, x क्या था? यहाँ पे हमने x अज्यूम किया था। x क्या अज्यूम किया था? x इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बियॉन्ड 40,000, मतलब 40,000 के ऊपर कितना बेचना है? तो 8,000 बेचना है। इसका मतलब टोटल कितना सेल करना होगा? टोटल सेल्स यूनिट्स इज इक्वल टू, एक तो 40,000 यूनिट तो सेल करना ही पड़ेगा, और 40,000 के ऊपर कितना सेल करना पड़ेगा? 8,000 का। इसका मतलब हमको टोटल 48,000 यूनिट सेल करना पड़ेगा। पॉइंट समझना, टोटल 48,000 यूनिट अगर सेल करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 20,000 रुपीज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। 14 उसके जैसा ही है, इसको आप घर पे ट्राई करना। राइट, होमवर्क 15 अपना हो गया। ठीक है, 15 अपना हो गया। 16 बाकी है, इसको हम लोग करते हैं बाद में। 17 बाकी है। ठीक है, 18 मैंने आंसर के साथ दिया हुआ है। राइट, मैं चाहता हूं कि आप इसको घर पे ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 18 को आप घर पे ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ गया होना चाहिए। हमारी 5th क्लास है ये। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 18 आप घर पे ट्राई करना। मैंने इसका आंसर भी दिया हुआ है। मैं ये वाली फाइल डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी घर पे ट्राई करना है। मैंने इसका आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये आप घर पे ट्राई करो। अगर नहीं आया कल मैं क्लास में वैसे भी बताऊंगा। 19 अपना हो गया है। 20 बाकी है। ठीक है, 20 बाकी है। 21 करते हैं। चलो आ जाओ मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन समझ लेना। एन एनालिसिस ऑफ सुल्तान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड लेड टू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो देखो, कॉस्ट एलिमेंट, पहले हेडिंग समझ लेना। कुछ कॉस्ट हमको दिए है, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है और फिक्स कॉस्ट का परसेंटेज दिया, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट दिया है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट मटेरियल 32.8 हेडिंग पढ़ना, परसेंटेज ऑफ सेल्स है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल 32.8% है सेल्स का। फिक्स कॉस्ट के सामने डैश डाला हुआ है। डैश है, इसका मतलब होता है कि मटेरियल टोटल वेरिएबल है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर 28.4% है सेल्स का। फिक्स कॉस्ट डैश, इसका मतलब डायरेक्ट लेबर इज कंप्लीटली वेरिएबल। फैक्ट्री ओवरहेड देखना 12.6% है सेल्स का, और फिक्स्ड भी है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर दो एलिमेंट है, वेरिएबल है 12.6% ऑफ सेल्स और फिक्स कॉस्ट है 189,900। ठीक है, इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल हुआ ना। याद करो, सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल भी होता है, फिक्स भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वेरिएबल है 4.1% ऑफ सेल्स और फिक्स है 58,400। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वेरिएबल है 1.1% ऑफ सेल्स और फिक्स्ड है 66,700। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों भी सेमी वेरिएबल है। हाँ, क्वेश्चन में सेल्स हमको दिया है 18,50,000, टोटल सेल्स हमको दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, ये सब हमको फाइंड आउट करना है। पहला ब्रेक इवन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। सबसे पहले देखना, ये वेरिएबल कॉस्ट का पूरा परसेंटेज आप ऐड करके देखो कितना होता है। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज मतलब वीसीआर बोलेंगे ना इसको हम लोग, याद है ना? वीसीआर मतलब
वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो 32.8% प्लस 28, सॉल्व करो मेरे साथ साथ, 28.4% प्लस 12.6% प्लस 4.1% प्लस 1.1%, राइट। तो आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट टोटल VCR। देखो कितना होता है, 32.8 प्लस 28.4 प्लस 12.6 प्लस 4.1 प्लस 1.1, राइट। तो देखो 79% आएगा। हाँ, अब देखो PVR कैसे निकालेंगे, 100 में से 100% में से VCR माइनस करेंगे ना, याद है ना, VCR और PVR दोनों मिलाकर होता है 100%। तो VCR 100% में से मैं 79% माइनस कर दूं तो PVR आना चाहिए 21%, ठीक है। तो PVR मिल गया। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट देखो हमारा कितना आता है, तो ये तीनों फिक्स कॉस्ट प्लस कर लो, ये तीनों फिक्स कॉस्ट प्लस कर लो, कितना आता है देखो टोटल प्लस करके, हाँ 189,900 प्लस 58,400 प्लस 66,700, ठीक है। तो चेक करो कितना आता है, 189,900 प्लस 58,400 प्लस 66,700, ये आता है 3,15,000 आ रहा है कि देखो, ठीक है, 3,15,000। अब स्टार्ट करेंगे आंसर। फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PVR। फिक्स कॉस्ट 3,15,000 और 21% PVR है। 3,15,000 को डिवाइड करो 21% से, 15 लाख रुपीस आता है क्या देखो, 15 लाख रुपीस आना चाहिए। क्या मिला, 15 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट। सेकेंड, द प्रॉफिट एट द बजटेड सेल्स वॉल्यूम, यानी जो बजटेड सेल्स है 18,50,000, इतना अगर सेल्स होता है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो सेल्स कितना दिया है पहले लिख लेते हैं। सेल्स है हमारे पास 18,50,000 और हमको प्रॉफिट फाइंड करना है, राइट। सेल्स इनटू PVR इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स 18,50,000 है, PVR 21% है और फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट 3,15,000 है, ठीक है, प्लस प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल है, 18,50,000 इंटू 21% करना, 18,50,000 इंटू 21% करेंगे, 388,500 का कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से 18,50,000 का 21%, ठीक है, उसमें से 3,15,000 फिक्स कॉस्ट लेस करो, प्रॉफिट आना चाहिए 73,500, राइट। प्रॉफिट इज इक्वल टू 73,500 रुपीज, ठीक है। चलो, सिर्फ कॉपी मत करना, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर तुम्हारा आंसर मैच करो मेरे आंसर के साथ, ठीक है। चलो थर्ड रीड करना, द प्रॉफिट इफ एक्चुअल सेल्स ड्रॉप्स बाय 10%, ठीक है। अब देखो क्या है, ये अपना 3 का फर्स्ट वाला पार्ट है, 3 का A। हाँ, इसमें क्या बोला है कि जो एक्चुअल सेल्स है, अभी क्वेश्चन में देखना 18,50,000 अपना बजटेड सेल्स है ना, 18,50,000 इज बजटेड सेल्स,
तो एक्चुअल सेल्स बजटेड से ज्यादा भी हो सकता है और बजटेड से कम भी हो सकता है ना। बजट तो हमने साल के बिगिनिंग में, ईयर के बिगिनिंग में ये बजट बनाया होगा, और आगे साल भर में जो सेल होगा वो बजट से ज्यादा भी हो सकता है, बजट से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड में वो क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट फाइंड करना है। इफ द एक्चुअल सेल्स अगर 10% कम हो जाता है, 10% कम हो रहा है मतलब क्या, कि बजट से 10% कम हो रहा है। तो हमारा बजटेड सेल्स था 18,50,000, मान लो इसमें से 10% सेल्स हमारा कम हो गया, 18,50,000 में से आप 10% माइनस करो, इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल सेल्स आया वो 16,65,000 आया। ठीक है, तो अगर एक्चुअल सेल्स 16,65,000 आता है तो प्रॉफिट कितना। ठीक है, वही इक्वेशन यूज करो, सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स है 16,65,000, पीवीआर 21% इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 3,15,000 और प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ट्राई करो एक बार, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। 16,65,000 इसका 21% करेंगे, 16,65,000 इसका 21% करेंगे, 349,650 कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करो 3,15,000, प्रॉफिट 34,650 आना चाहिए, 34,650 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो बी वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट, ठीक है, 3 का ए वाला पॉइंट था। थ्री का ये क्या था, थ्री का द प्रॉफिट इफ एक्चुअल सेल्स ड्रॉप्स बाय 10%। अब 3 के अंदर ही एक बी वाला पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया है देखना, इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम बजटेड सेल्स, यानी अगर हमारा एक्चुअल सेल्स बजटेड सेल्स से 5% ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो हमारा एक्चुअल सेल्स 18,50,000 बजटेड सेल्स है, इसमें 5% अगर ज्यादा हो जाता है, इफ एक्चुअल सेल्स इज 5% मोर देन बजटेड सेल्स। ठीक है, तो 18,50,000 प्लस 5% करो तो 19,42,500 का सेल्स आ गया, 19,42,500 का सेल्स। तो अगर सेल्स 19,42,500 का होता है तो प्रॉफिट कितना। ठीक है, तो फिर हमको वही अपना इक्वेशन यूज करना है, सेल्स 19,42,500 इंटू पीवीआर 21% इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 3,15,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट 3,15,000, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो 19,42,500 का 21% निकालना, तो ये आएगा 4,07,925, ये कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से 3,15,000 माइनस कर लेना, प्रॉफिट आएगा 92,925। तो P इज इक्वल टू, आप लोग P मत लिखना, आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखो, प्रॉफिट 92,925, 92,925 का प्रॉफिट आ जाएगा। राइट, आई बिलीव आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ, अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है एक बार थोड़ा सा बैक जाकर वापस से एक बार ये क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, थर्ड कंप्लीट हो गया। फोर्थ, कैलकुलेट कैश बीईपी फाइंड करना है इफ डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड इज 5,000। अब टोटल ओवरहेड अपना 3 लाख, टोटल फिक्स कॉस्ट 3,15,000 था ना, इसमें डेप्रिसिएशन है बोल रहा है 5,000 का, तो अगर मैंने 3,15,000 में से 5 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो इसमें हमारा कैश फिक्स कॉस्ट आएगा 3,10,000। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है।
हमको फाइंड करना है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। कैश ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। कैश फिक्स कॉस्ट है 3,10,000, पीवीआर 21% से डिवाइड करो। 3,10,000 को डिवाइड किया 21% से तो 1 लाख 1 लाख नहीं 14,76,190 रुपीज आएगा। 14,76,190 रुपीज आएगा। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है ना। चल आगे बढ़ते हैं। चल एक लास्ट क्वेश्चन आज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। A dealer in garments is currently selling 24,000 shirts per annum। ठीक है, शर्ट्स यानी यूनिट्स समझो, क्वांटिटी समझो। 24,000 यूनिट्स का सेल हो रहा है। He supplies the following details for the year ended 31st December 2019। सेलिंग प्राइस पर शर्ट यानी एक शर्ट का सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 25। अब इमीडिएटली आपके माइंड में कैलकुलेशन चालू हो जाना। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 15 रुपीज, और आप पीवीआर भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट देखो 3 अमाउंट है हमारे पास, सैलरी है, जनरल ऑफिस है और एडवर्टीजमेंट है। तो सारा फिक्स कॉस्ट ऐड कर लो। 1,20,000 प्लस 80,000 और 40,000, राइट। तो 2,40,000 टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया। तो कुछ बेसिक वर्किंग पहले करते हैं और फिर आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बेसिक वर्किंग में सबसे पहले सीपीयू फाइंड कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 40, वेरिएबल कॉस्ट 25 माइनस करेंगे तो 15 रुपीज इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पीवीआर फाइंड कर लेते हैं। पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। तो कंट्रीब्यूशन 15 अपॉन सेल्स 40 इंटू 100 कर लो, 37.5 आता है क्या, देखो 37.5%। ठीक है, पीवीआर आ गया। उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट भी फाइंड कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट देखो 3 अलग अलग दिए हैं, तो खाली प्लस करके दिखा दो इसको। 1,20,000 सैलरी है, फिर 80,000 जनरल एक्सपेंसेस है और 40,000 का एडवर्टीजमेंट है, राइट। तीनों प्लस कर लो तो 2,40,000 रुपीज टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ हमने बेसिक वर्किंग किया। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। Calculate the break-even point and margin of safety in sales revenue and number of units। यानी हमको बीईपी फाइंड करना है अमाउंट में और यूनिट्स में, और एमओएस भी फाइंड करना है अमाउंट्स में और यूनिट्स में। तो पहले बीईपी फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो बीईपी मैं अमाउंट में फाइंड कर रहा हूं, याद है ना फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन, राइट। आपको साथ साथ में बोलना पड़ेगा, राइट। लाउडली नहीं बोल सकते, शर्म आ रही है तो मन में बोलो, हाँ, लेकिन बोलना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। ठीक है, चल तो फिक्स कॉस्ट देखो 2,40,000 है और पीवीआर देखना 37.5% है, राइट। तो 2,40,000 को डिवाइड कर लो 37.5% से। 2,40,000 डिवाइड बाई 37.5%, 6,40,000 आता है क्या, देखो 6,40,000, राइट। आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, इसमें से कॉपी मत करना है कुछ भी, खुद से ट्राई करो। हमको बीईपी यूनिट्स में भी फाइंड करना है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट इज 2,40,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 15 रुपीज। 2,40,000 को डिवाइड करेंगे 15 से, 16,000 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको एमओएस फाइंड आउट करना है रुपीज में। तो एमओएस का हमारा फॉर्मूला याद है ना, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर कर सकते हैं ना हम लोग, लेकिन देखो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है,
ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एमओएस का हमने और एक फॉर्मूला देखा था, टोटल सेल्स में से बीईपी माइनस कर दो, टोटल सेल्स में से बीईपी माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो टोटल सेल्स कितना है, ऊपर आ जाओ। 24,000 शर्ट्स का हम सेल कर रहे हैं और एक शर्ट का सेलिंग प्राइस 40 रुपए है, तो टोटल 24,000 इंटू 40 करेंगे तो 9,60,000 का टोटल सेल्स होने वाला है ना। 9,60,000 रुपीज माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इज 6,40,000 रुपीज। ठीक है, तो 9,60,000 में से 640 माइनस करो, 320 आता है क्या, देखो। तो 3,20,000 रुपीज, ये अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया रुपीज में। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में फाइंड करना है, तो वही टोटल सेल्स माइनस बीईपी करेंगे, लेकिन अब हमको यूनिट्स में करना पड़ेगा। तो टोटल सेल्स यूनिट्स 24,000 है, 24,000 है, और उसमें से बीईपी के यूनिट्स देखना। बीईपी हमने फाइंड आउट किया था ना, बीईपी के यूनिट 16,000 आए थे, तो बीईपी के यूनिट 16,000 माइनस करो। ठीक है, तो 8,000 यूनिट्स किया जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। मैं इसका और एक तरीका बताता हूं, क्लास में हमने इसके पहले भी किया था। अब देखो, मैंने बीईपी का अमाउंट फाइंड कर लिया है ना, 6,40,000। ठीक है, तो आप 6,40,000 को सेलिंग प्राइस 40 से डिवाइड करो तो बीईपी यूनिट्स मिल जाता है, राइट। यानी अगर मुझे बीईपी यूनिट्स का फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो डायरेक्टली भी मैं कर सकता हूं। सिमिलरली एमओएस 3,20,000 रुपीज था ना, सेल्स है, 40 से डिवाइड कर लो सेलिंग प्राइस से, तो एमओएस यूनिट्स मिल जाता है। ठीक है, अब ऐसा भी करना चाहो तो कर सकते हो। सेकेंड देखते हैं, assume that 20,000 shirts were sold in the year। अब सेल्स आपको ये नहीं मानना है, ये सेल्स मानना है। ठीक है, तो assume that 20,000 shirts were sold in the year, find out the net profit of the firm। अब देखो सेल्स यूनिट्स दिया है और प्रॉफिट फाइंड करना है ना। तो याद करो हमने क्या किया था, सेल्स यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो 20,000 यूनिट सेल्स दिया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो अपना 15 आया था, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 2,40,000 प्लस प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है ना। तो 20,000 यूनिट्स इंटू 15 करेंगे तो 3 लाख का टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। इसमें से आपको माइनस करना है 2,40,000 का फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट विल बी 60,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा थर्ड, if it is decided to introduce selling commission of ₹3 per unit, how many shirts would require to be sold? क्वेश्चन समझना, how many shirts would require to be sold, मतलब सेल्स यूनिट्स हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, to be sold in the year to earn a net income of 15,000 और प्रॉफिट कितना चाहिए, 15,000। तो क्वेश्चन सेकेंड वाले पार्ट के जैसा ही है, यहां पर हमको प्रॉफिट 15,000 का फाइंड करना है, प्रॉफिट 15,000 का दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करना है। फॉर्मूला हम लोग यही यूज करेंगे, सेल्स यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट की जगह पर हम लोग डाल देंगे 15,000 और सेल्स यूनिट्स हमको फाइंड करना है। लेकिन ये क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि इफ इट इज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस सेलिंग कमीशन ऑफ ₹3 पर यूनिट, यानी सेलिंग कमीशन 3 रुपए का हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसका मतलब हुआ कि अभी तक सेल्स कमीशन नहीं था, पहली बार हम लोग दे रहे हैं। तो मेरे को बताओ
कमीशन 3 रुपए का आप दोगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, है ना। तो खर्चा कौन सा बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। देखो कमीशन दे रहे हो तो खर्चा तो है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वेरिएबल है कि फिक्स है, राइट। तो ये वेरिएबल है ना। वेरिएबल क्यों है समझना। एक शर्ट पे 3 रुपए कमीशन दे रहे हैं, तो 2 शर्ट बेचेंगे तो 6 रुपए कमीशन, 3 शर्ट बेचेंगे तो 9 रुपए कमीशन। मतलब जैसे जैसे आपका सेल्स बढ़ेगा कमीशन बढ़ेगा, सेल्स कम हुआ तो कमीशन भी कम हो जाएगा। मतलब ये वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल अभी 25 था, 3 रुपीज ऐड करने के बाद 28 हो जाएगा, राइट। अब देखो यहां पर हमने सीपीयू फाइंड आउट किया था। सीपीयू में सेलिंग प्राइस 40 लिया था, वेरिएबल कॉस्ट 25 लिया था, तो 15 आया था। पर अब हमारा वेरिएबल कॉस्ट 25 नहीं है ना, अब तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट 28 हो गया ना कमीशन मिलाकर। तो इसका मतलब हमारा सीपीयू चेंज हो जाएगा। और सोचो पीवीआर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर पीवीआर हम लोग नहीं फाइंड कर रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं है। हाँ, तो सीपीयू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। न्यू सीपीयू निकाल रहे हैं हम लोग। सीपीयू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 40 और वेरिएबल कॉस्ट 28 कर रहा हूं मैं। 28 कैसे, 25 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 रुपीज का कमीशन हम देने वाले हैं। अब हमारा नया कंट्रीब्यूशन आ गया पर यूनिट 12 रुपए, ठीक है। अब हमको यही हमारा इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। तो लिखो मेरे साथ, सेल्स यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स यूनिट्स फाइंड करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नया लेना है 12 रुपए, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगा ना अपना 2,40,000, राइट। जब तक वैल्यू चेंज नहीं होती है तो आपने चेंज नहीं करना। हाँ, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर आप नया फिक्स कॉस्ट ले लो, ठीक है। प्लस प्रॉफिट हमको चाहिए 15,000 रुपीज का, राइट। यस, तो करो सॉल्व करो इसको, सेल्स यूनिट्स निकाल के बताओ मुझे कितना आता है। तो 2,40,000 प्लस 15,000 करेंगे तो कंट्रीब्यूशन हमको चाहिए 2,55,000 का। 12 से डिवाइड करना, 21,250 यूनिट्स आएगा। इसका मतलब 21,250 यूनिट्स अगर हम सेल करते हैं तो हमको 15,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 आ जाओ। अज्यूमिंग दैट फॉर द ईयर 2012, मतलब नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। देखना 2011 हमारा करंट ईयर था, अब नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। एन एडिशनल स्टाफ सैलरी ऑफ 33,000 इज एंटिसिपेटेड। एडिशनल स्टाफ सैलरी ऑफ 33,000 इज एंटिसिपेटेड। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा। सैलरी मतलब फिक्स कॉस्ट ना। तो अभी हमारा फिक्स कॉस्ट कितना था, ये तीनों मिलाकर देखो यहाँ पे 2,40,000 था। अब फिक्स कॉस्ट 33,000 से अगर बढ़ जाता है तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 2,73,000। क्या क्या चेंज हो रहा है देखो, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है 2,73,000, राइट। तो पहले मैं नया फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लू। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 2,40,000 प्लस 33,000, राइट। 33,000 से हमारा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट नया न्यू फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 2,73,000। और देखना, एंड अ प्राइस ऑफ अ शर्ट इज लाइकली टू बी इंक्रीज बाय 15%। प्राइस ऑफ अ शर्ट, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अभी 40 है, 15% से बढ़ाना है, 15 रुपए से नहीं, 15% से 46 रुपीज हो जाएगा। सेलिंग प्राइस बढ़ गई। याद करो कल देखा था हमने पीवीआर कब चेंज होता है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर चेंज होती है तो हमारा पीवीआर चेंज होता है ना, तो हमारा पीवीआर यहाँ पे चेंज होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चेंज होगा, पीवीआर भी चेंज होगा। लेकिन नया पीवीआर आप तभी फाइंड करो जब उसकी नीड है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना, व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ शर्ट्स। यानी बीपी यूनिट्स में फाइंड करना है और बीपी
अमाउंट में भी फाइंड करना है, ठीक है। अब बीईपी यूनिट्स में फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना पड़ेगा, तो नया सीपीयू लाना पड़ेगा। और बीईपी रुपीज में फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर करना पड़ेगा। तो फिर पीवीआर चेंज हो रहा है, ध्यान दो, पीवीआर पुराना यूज कर लेंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा। सेलिंग प्राइस अब 40 नहीं है, सेलिंग प्राइस अपनी बढ़ गई है, 46 हो गई है, तो पीवीआर आपको नया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं सीपीयू नया फाइंड कर लेता हूं। सीपीयू का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस 46 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कौन सा लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट 25 लेंगे कि 28 लेंगे, कमीशन मिलाकर 25 लेंगे। कमीशन तो ये थर्ड वाले पार्ट में था, ठीक है। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं ना वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक का आंसर दूसरे में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। जो कमीशन 3 रुपए का इंक्रीज हो रहा है वो ये थर्ड वाले पार्ट में इंक्रीज हो रहा है, यहां पे नहीं, राइट। ऑलवेज रेफर टू ओरिजिनल डेटा, समझा मैंने क्या बोला, राइट। डज इट मेक सेंस, हाँ। तो ऑलवेज रेफर टू ओरिजिनल डेटा, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट हमको ओरिजिनल जो है वो लेना है, हाँ। तो आ जाओ 25 कहाँ टाइप हुआ, ना, तो 25 माइनस करेंगे तो 46 माइनस 21 करो, 46 माइनस 25 करो, 21 रुपीज आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नया पीवीआर फाइंड करना पड़ेगा, राइट। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन 21 अपॉन सेल्स 46, ठीक है। सारे नए वैल्यूज लेना इनटू 100, तो 21 अपॉन सेलिंग प्राइस 46 इंटू 100 किया, 45.652% आएगा, 45.652% आएगा, ठीक है। चलो हमको फाइंड क्या करना है, एक तो हमको बीईपी यूनिट्स फाइंड करना है, तो बीईपी यूनिट्स के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट नया वाला लेंगे 2,73,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी नया वाला लेना, 21 से डिवाइड करो, 2,73,000 डिवाइड बाय 21, 13,000 यूनिट्स आएगा, ठीक है। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हो गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में फाइंड आउट करना है ना। तो देखो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर तो कर ही सकते हैं ना हम लोग, है ना। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, वैसे पीवीआर भी हमने कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में बिना पीवीआर फाइंड किए भी कर सकते हैं, राइट। मैंने पहले क्लास में बताया है बीईपी यूनिट्स 13,000 है ना, तो ये सेल्स यूनिट्स ही है ना, बीईपी इज अ पार्ट ऑफ सेल्स, तो अपना सेल्स यूनिट्स कितना है 13,000 है। इसको अगर आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो ना 46 से, तो आपको बीईपी का अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करो, और डायरेक्टली करना है डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि आंसर अपना एग्जैक्ट आएगा। 13,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 46 है, इंटू 46 किया 5,98,000 रुपीज आएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला यूज करके देखना है तो देख लेना, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, ठीक है। आंसर वही आएगा, राइट। तो अपना आंसर खत्म हुआ क्या चेक कर लो एक बार, राइट। चलो तो अपना क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज हम लोग हमारा क्लास यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अब कल से थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, होमवर्क कंप्लीट करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, राइट। अपने क्लास के बच्चे नहीं हैं, दूसरे क्लासेस के हैं, उनके साथ भी शेयर करो, राइट। चलो अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो, आपका भी खुद का भी ध्यान रखो, आपके फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान रखो, राइट। और एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, राइट। खास करके जो गरीब है उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम है।
तो इतना इंश्योर करो कि आपके आजू बाजू अगर कोई गरीब रहते हैं तो वो भूखा ना सोए, ठीक है, उसको खाना पहुंचाओ। इतना तो हम लोग कर सकते हैं, राइट। चलो, थैंक यू, बाय बाय।